आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ सादिया अलीम। नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। सुपर स्वच्छ लीग के जुमरे में सबसे साफ सुथरा शहर बना मध्य प्रदेश का इंदौर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 अवार्ड किए पेश। 4 जुमरे में दिए 78 अवार्ड। सदर जमहूरिया ने स्वच्छता मित्रों की कोशिशों को काबिल सताइश करार दिया। अमित शाह राजस्थान में फिर से गरजे, कहा पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के जरिए मुनासिब जवाब दिया गया है। जयपुर में उन्होंने आने वाले 100 सालों को कोऑपरेटिव एंड एम्प्लॉयमेंट फेस्टिवल में ताउन का साल करार दिया। आकाश प्राइम मिसाइल का लद्दाख सेक्टर में कामयाब तजुर्बा। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कामयाबी पर भारतीय फौज, DRDO और सनअती दुनिया को मुबारकबाद दी। कहा यह तजुर्बा भारत की फिजाई दिफाई सलाहियतों के लिए है बहुत अहम। भारत के पास तेल की सप्लाई के हैं काफ़ी ज़राए। मरकजी वजीर पेट्रोलियम हरदीप सिंह पुरी ने एनर्जी डायलॉग 2025 में कहा अगली छमाही में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हो सकती हैं कम। नमीशा प्रिया केस में भारतीय हुकूमत मुसलसल मुतहर्रिक, दी जा रही है हर मुमकिन कानूनी मदद। यमन हुकूमत से है मुसलसल राब्ता। नेटो चीफ के बयान पर वजारत खारजा ने कहा तवानाई की ज़रूरियात पूरी करना हमारी अवलीन तरजीह। खबरें अब तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में बावकार स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 अवार्ड पेश किए। 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों के सुपर स्वच्छ लीग सिटी कैटेगरी में इंदौर को पहला, सूरत को दूसरा, नवी मुंबई को तीसरा और विजयवाड़ा को चौथा इनाम दिया गया है। इसके अलावा 3 से 10 लाख की आबादी वाले सुपर स्वच्छ लीग सिटी कैटेगरी में नोएडा को पहला, चंडीगढ़ को दूसरा और मैसूर ने तीसरा मकाम हासिल किया है। इसके अलावा अहमदाबाद 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहर में क्लीन सिटी अवार्ड में सरफहरिस्त रहा, जबकि भोपाल दूसरे और लखनऊ तीसरे नंबर पर है। 2024-25 दुनिया के सबसे बड़े शहरी सफाई सर्वे का नवा एडिशन है। इस बार स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 अवार्ड का थीम रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल पर मरकूज था। प्रोग्राम से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने जीतने वालों को मुबारकबाद दी और कहा कि कम आबादी वाले शहरों में वसाइल की कमी के बावजूद स्वच्छता मित्रों की कोशिशें काबिल सताइश हैं। सफाई मित्रों की सुरक्षा से जुड़े प्रयासों और सफाई मित्र सुरक्षित शहर पुरस्कारों के लिए मैं पुनः मंत्री जी और सभी संबंधी लोगों की सराहना करती हूँ। इस पुरस्कार के विजेताओं को भी मैं विशेष बधाई देती हूँ। 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों के पास प्रायः संसाधनों की कमी होती है। इसके बावजूद ऐसे छोटे शहरों ने स्वच्छता के प्रतिमान स्थापित किए हैं। ऐसे छोटे शहरों की स्वच्छता से जुड़े सभी लोग विशेष बधाई के पात्र हैं। और स्वच्छता सर्वे 2024 में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल ने सफाई के ज़िम्रे में दूसरा मकाम हासिल किया है। इसको लेकर न सिर्फ भोपाल बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में खुशी की लहर दौड़ गई है। ये खुशी भोपाल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के चेयरमैन समेत भोपाल के बाशिंदों ने ढोल बजाकर, पटाखे जलाकर और मिठाइयाँ बांटकर मनाई। दरअसल नई दिल्ली के विज्ञान भवन में सफाई का एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया था। इसमें भोपाल की मेयर मालती राय और कॉरपोरेशन कमिश्नर हरेंद्र नारायण को सदर द्रौपदी मुर्मू ने एजाज़ से नवाजा। स्वच्छता सर्वे 2024 के नताइज में भोपाल ने दूसरा और लखनऊ ने तीसरा मकाम हासिल किया है। और स्वच्छता सर्वे 2024-25 में इंदौर को लगातार 8वीं बार भारत के साफ तरीन शहर का खिताब मिला है। इस बार इंदौर को स्वच्छता सर्वे 2024-25 की सुपर लीग में शामिल किया गया था। हमारे नामानिकार धीरज कुमार ने इंदौर की तरफ से हासिल की गई इस कामयाबी के हवाले से इंदौर के मेयर पुष्पा मित्रा भार्गव से खुसूसी बात की। स्वच्छता सर्वेक्षण में एक बार फिर इंदौर शहर ने पहली बाजी मारी है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ इंदौर के मेयर मौजूद हैं। सबसे पहले सर बहुत बधाई आपको। इस खुशी पे इस मौके आप क्या कहेंगे? सबसे पहले हमारे सफाई मित्रों का बहुत धन्यवाद कि उनकी अथक मेहनत से सुबह, दोपहर, शाम और रात को भी वो शहर की गलियों को साफ़ करते हैं। सबसे पहले उनका बहुत धन्यवाद। दूसरा, देश
संकल्प लिया था वो हम पूरा करके दिखा रहे हैं और उसको करने में इंदौर की जनता की सबसे शहर को लगातार में थे और सुपर स्वच्छ लीग में भी हम सिरमौर हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि इंदौर एक दौर है और हमने उसको सिद्ध करके बताया कि अब वो स्वच्छता का भी सिरमौर है। तो इंदौर फिर सुपर और रैंकिंग से भी ऊपर। बाकी शहर जो हैं, कैसे आप इस मॉडल को बनाए हुए हैं, थोड़ा सा बाकी शहर के लिए भी कुछ आप बताएं। देखिए, हमारे मॉडल का कोई कॉपीराइट नहीं है, जो चाहे उसको कॉपी कर सकता है, उसको पूरा राइट है कॉपी करने का और ये कोई टॉप सीक्रेट नहीं है। हाँ, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात अपना व्यवहार बदला, ना खुद कचरा फेंकती है ना किसी को फेंकने देती है और उसके बाद फिर रिसोर्सेज का, इनोवेशन का और टेक्नोलॉजी का यूज़ करके वेस्ट का मैनेजमेंट हो, उसकी प्रोसेसिंग हो, दिन रात उसकी मॉनिटरिंग हो और कई बार कुछ लोग जो गड़बड़ करते हैं उन पे लगातार फाइन भी हो। बाकी शहर में नहीं हो पाता है, कैसे हो कचरे का प्रबंधन, कैसे कूड़े का ढेर जो बाकी शहरों में लग जाता है वो खत्म हो, इसके बारे में आप बताएं। देखिए, वेस्ट मैनेजमेंट में सबसे महत्वपूर्ण है कचरे का सेग्रीगेशन। दुनिया के कई देश कचरा सेग्रीगेट नहीं कर पाते हैं। मैं आज ही इजराइल से यहाँ पहुँचा हूँ। इंदौर के वेस्ट कलेक्शन और मैनेजमेंट से वो सीखना चाहते हैं। तो पहला है सेग्रीगेशन, घर से कचरा अलग हिस्सों में मिले और जब वो अलग हिस्सों में मिलेगा तो उसका महत्व बढ़ेगा, उसकी प्रोसेसिंग आसान होगी। सूखे कचरे से पैलेट्स बन जाएंगे, ऑयल से ऑयल बन सकता है, कपड़े से कपड़ा बन सकता है। तो ये तब संभव है जब हम उसका सेग्रीगेशन ठीक से करें और यही इंदौर की ताकत है। तो ये थे हमारे साथ इंदौर के मेयर कैमरामैन अनिल ठाकुर के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। अमित शाह ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और खिताब किया। इस मौके पर अमित शाह ने कहा कि गुज़िश्ता 11 बरस में मोदी हुकूमत ने मुल्क भर के 60 करोड़ गरीबों को मकान, बैतुल खला, गैस, बिजली और मुफ्त राशन फराहम किया है। नरेंद्र मोदी सरकार ने 11 साल के अंदर 60 करोड़ गरीबों के लिए घर, शौचालय, बिजली, गैस, 5 किलो मुफ्त अनाज और इसके साथ साथ 5 लाख तक की फ्री दवाइयों का और इलाज का व्यवस्था नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ये सारी योजनाओं का क्रियान्वयन भजनलाल जी के नेतृत्व में राजस्थान में बहुत अच्छे तरीके से होता है। मरकजी वजीर ने कहा कि मुल्क में कोऑपरेटिव के जरिए बहुत सी मसनूआत तैयार की जाती हैं। कोऑपरेटिव देही इलाकों में अहम किरदार अदा करता है, जिसकी वजह से गेहूं, धान और चीनी की पैदावार और खरीदो फरोख्त का काम होता है और 31 करोड़ लोग कोऑपरेटिव से वाबस्ता हैं। आज 98% ग्रामीण क्षेत्र में सहकारिता की सक्रिय भूमिका है। देश का धान और गेहूं की खरीदी में लगभग 20% योगदान सहकारिता का है। उर्वरक के उत्पादन में 35% उर्वरक सहकारिता के माध्यम से उत्पन्न होता है। 30% चीनी सहकारिता के माध्यम से उत्पादित होती है और 20% से ज्यादा फेयर प्राइस शॉप भी कोऑपरेटिव के माध्यम से चलते हैं। 8,50,000 कोऑपरेटिव के माध्यम से 31 करोड़ लोग सहकारिता से जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत रियासत में अवाम की फलाह और बहबूद के लिए काम कर रही है। पिछली कांग्रेस हुकूमत ने रियासत में इम्तहान माफियाओं की हौसला अफजाई की, लेकिन मौजूदा हुकूमत ने SIT तश्कील देकर इसके खिलाफ कार्रवाई की है। राजस्थान सरकार ने भी इतने कम समय में ढेर सारे काम किए। ये पूरा राजस्थान पेपर लीक से त्रस्त था। SIT गठन कर एक कठोर संदेश पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ राजस्थान की सरकार ने भेजा है। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में
भजनलाल के नेतृत्व में 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए। 3 लाख करोड़ के एमओयू पर काम भी शुरू हो गए। पेट्रोल और डीजल के वेट में कटौती की, 450 रुपये में एलपीजी का सिलेंडर दिया और ढेर सारे गांवों में हर घर तक जल जीवन मिशन से पानी पहुंचाने का काम किया गया। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज जयपुर में कॉपरेशन एंड एम्प्लॉयमेंट फेस्टिवल कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। इस दौरान मरकजी वजीर दाखिला ने ऑपरेशन सिंदूर का हवाला देते हुए कहा कि मोदी सरकार ने पाकिस्तान में घुसकर दहशतगर्दों के ठिकानों को तबाह किया और हमारी हुकूमत ने दुनिया को वाज़ेह पैगाम दिया है कि अब भारत दहशतगर्दी का मुंह तोड़ जवाब देगा। नरेंद्र मोदी जी ने सबसे बड़ा काम किया है देश को सुरक्षित करने का। और जो कांग्रेस के राज में ये देश आए दिन आतंकवादी हमलों से त्रस्त था। पहले उरी में हमला हुआ, मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक की। पुलवामा में हमला हुआ, एयर स्ट्राइक करी और पहलगांव में हमला किया। ऑपरेशन सिंदूर कर पाकिस्तान के घर में जाकर आतंकवादियों के परछत्ते उड़ा दी और एक मजबूत संदेश पूरी दुनिया को भेजा है कि भारत के नागरिक, भारत की सेना और भारत की सीमा इसके साथ छेड़खानी नहीं करते, वरना नतीजे भुगतने पड़ते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी जुमे को बिहार के मोतिहारी का दौरा करेंगे। वजीर आजम यहाँ 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के कई तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखेंगे। वजीर आजम के इस्तकबाल की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। और वजीर आजम की आमद को लेकर आम लोगों में काफ़ी जोश व खरोश है। एक आम बेचने वाले का वजीर आजम नरेंद्र मोदी का इस्तकबाल करने का खास अंदाज खबरों में है। जिस जगह वजीर आजम जलसे आम से खिताब करेंगे, वहाँ एक बुजुर्ग शख्स हर लोगों को रोज़ाना मुफ्त में आम खिला रहा है। मोदी आम अब जब तक हम चलेंगे तब तक बेचते रहेंगे, जब तक मोदी जी आएंगे नहीं उनके बाद तक भी हम बेचते रहते हैं। आम तो मेरा डेली का काम है। हम तो इतना करते हैं कि भाई भूखा है तो मोदी जी का आम है, खा लीजिए, पैसा है तो दीजिए, नहीं तो चाहिए। 7वीं क्लास का तालिब इल्म अनुराग भी वजीर आजम से मिलना चाहता है। वो वजीर आजम को तोहफे में देने के लिए राम मंदिर का मॉडल बना रहा है। अनुराग राम मंदिर के इस मॉडल को बनाने के लिए पैकिंग कार्टन इस्तेमाल कर रहा है। और आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। भारतीय फौज ने बुध को मकामी तौर पर तैयार करदा आकाश प्राइम एयर डिफेंस सिस्टम का कामयाब तजर्बा किया। फिजाई दिफाई निज़ाम आकाश प्राइम का लद्दाख की बुलंद और नाकाबिल रसाई पहाड़ियों में कामयाब तजर्बा किया गया। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के सीनियर की मौजूदगी में इसका तजर्बा किया गया। आज के टेस्ट में आकाश प्राइम एयर डिफेंस सिस्टम ने ऊंचाई पर 2 फिजाई तेज रफ्तार बगैर पायलट के अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। ये टेस्ट लद्दाख की ऊंची और नाकाबिल रसाई पहाड़ियों में किया गया, जहां हवा पतली है। आकाश प्राइम एयर डिफेंस सिस्टम का कामयाब तजर्बा भारत के दिफा में एक नया इनकलाब है। इस हथियार के निज़ाम को 4500 मीटर से ज़्यादा की बुलंदी पर काम करने के लिए बेहतर बनाया गया है। ये फ़ौज के लिए बनाए गए आकाश हथियारों के निज़ाम का जदीद तरीन विचरण है। मकामी तौर पर तैयार करदा भारतीय फ़ौज, दिफाई तहक़ीक़ और तरक्की की तंजीम और सनत को इस शानदार कामयाबी पर वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने मुबारकबाद दी है। उन्होंने इस कामयाबी को भारत की फ़िज़ाई दिफाई सलाहियतों, बिलखुसूस ऊंचाई पर ऑपरेशनल ज़रूरियात को पूरा करने की तरफ एक अहम कदम करार दिया। वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि हुकूमत हिंद नमिशा प्रिया केस में हर मुमकिन मदद फराहम कर रही है। तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा है कि कानूनी मदद फराहम की गई है और ख़ानदान की मदद के लिए एक वकील भी मुक़र्रर किया गया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत मकामी हुक्काम और अहल खाना के साथ राब्ते में है और इस केस की मुसलसल निगरानी की जा रही है। This is a very sensitive matter and the government of India has been offering all possible assistance in the case. We have provided legal assistance and also appointed a lawyer to assist the family. We have also arranged for regular consular visits by a family, and we are also in touch with local authorities as also the family members to resolve this.
issue. The local authorities in Yemen have postponed carrying out her sentence that was scheduled for 16 July that you've well aware of. We continue to closely follow the matter and render all possible assistance in the case. We are also in touch with some friendly governments in this regard. वजारत ख़ारजा ने नेटो के सरबराह के तबसरे पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। वजारत के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा है कि मुल्क की तवानाई की ज़रूरियात को पूरा करना हुकूमत की अवलीन तरजीह है और इसके लिए भारत मार्केट और आलमी हालात में दस्तियाब इख्तियारात के मुताबिक इक़दामात करेगा। We have seen reports on the subject and are closely following the developments. Let me reiterate, and I have said this in the past as well, securing energy needs of our people is understandably an overriding priority for us. In this endeavor, we are guided by what is there on offer in the markets, as also by the prevailing global circumstances. We would particularly caution against any double standards on the matter. वेटिकन के बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के सेक्रेटरी आर्क बिशप पॉल रिचर्ड क्लागर्ट भारत की अपनी हफ्ते भर के दौरे पर हैं। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने आर्क बिशप से मुलाकात की। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, वेटिकन के बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के सेक्रेटरी से मिलकर खुशी हुई। अक़ीदे की अहमियत और तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी की ज़रूरत पर अच्छी बातचीत हुई। और बात करेंगे ओपेक की। तेल पैदा करने वाले ममालिक की तंजीम ओपेक की माहाना तेल बाजार रिपोर्ट के मुताबिक 2025 की पहली छमाही में बहुत तेज़ी इक़्तिसादी तरक्की के बाद भारत ने दूसरी छमाही में भी अपनी मजबूत तरक्की की रफ्तार को बरकरार रखा है। रिपोर्ट में उम्मीद जाहिर की गई है कि भारत की मजबूत तरक्की की रफ्तार साल के दूसरे निस्फ तक जारी रहेगी। शुमारियात के मरकज़ी दफ्तर की रिपोर्ट के मुताबिक 2025 की पहली छमाही में भारत की GDP की शरह नमू सालाना बुनियादों पर 7.4% थी, जो 2024 की चौथी छमाही में रिकॉर्ड की गई। 6.4% से बेहतर है। ये मस्बत माशी मंजरनामा कारोबार और सारिफीन के एतमाद के अशारे में भी इजाफा करता नज़र आ रहा है। जून के PMI के आदाद-ओ-शुमार इस बात की तस्दीक करते हैं कि भारत में माशी सरगर्मी व दस्तूर मजबूत है, महंगाई भी मुसलसल गिर रही है और मई में ये रिजर्व बैंक के 4% के हदफ के वस्त पॉइंट से काफ़ी नीचे पहुँच गई है। पेट्रोलियम और कुदरती गैस के मरकज़ी वज़ीर हरदीप सिंह पुरी ने नई दिल्ली में एनर्जी डायलॉग 2025 में शिरकत की। भारत की तवानाई में खुद किफ़ालत और तब्दीली के अहदाफ पर मरकूज़ ये बातचीत साफ और सब्ज़ तवानाई के मैदान में एक अहम कदम है। इस दौरान एनर्जी डायलॉग में भारत का हाइड्रोकार्बन आउटलुक 2024-25 भी शुरू किया गया। पेट्रोलियम और कुदरती गैस के मरकज़ी वज़ीर हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि हमारे पास काफ़ी तेल दस्तियाब है। इसके अलावा तेल की फराहमी के कई ज़राए पैदा हो रहे हैं। Is that I'm not worried at all. If something happens, we'll deal with it. If, for instance, major buyers of oil, major suppliers of oil just go off the market, well, there was worry when some of them went off the market earlier, which same thing happened. You either divert. वो हमारे यहाँ कहावत है ना, एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है. I think we've got a lot of scope in that. There are a lot of new suppliers coming on the market. Our own E&P is going to go up soon. We have enough oil. और पेट्रोलियम और कुदरती गैस के मरकज़ी वज़ीर हरदीप सिंह पुरी ने तेल और गैस के शोबे में तलाश और तरक्की की अहमियत पर भी जोर दिया। The Prime Minister's mindset is we have to change this and we have to do E&P now because it's part of our overall philosophy, our self-reliance, Atmanirbhar, etc. But you know, we think that with all the fundamental progress we are making, and we made a lot of progress in biogas, biofuels, we've gone to 20%, green hydrogen, great story, but you will still need traditional energy for a long time. For that, you must do E&P. So we brought this act, and even after the act was finally cleared by both houses of parliament, we put the implementing regulations on the net. अगली खबर बिहार से। बिहार में आइंदा असेंबली इंतखाबात से कबल नीतीश हुकूमत ने रियासत के बिजली सार्फिन को बड़ी राहत दी है। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने बिहार में 125 यूनिट मुफ्त बिजली देने का ऐलान किया है।
नीतीश कुमार ने एक्स पर कहा, हम शुरू से ही सबको सस्ती शरहों पर बिजली फराहम कर रहे हैं। अब हमने फैसला किया है कि 1 अगस्त 2025 से यानी जुलाई के महीने के बिल से रियासत के तमाम घरेलू सार्फिन को 125 यूनिट तक बिजली के लिए कोई रकम अदा नहीं करनी पड़ेगी। इससे रियासत के कुल 1 करोड़ 67 लाख खानदानों को फ़ायदा होगा। हमने ये भी फैसला किया है कि आइंदा 3 सालों में इन तमाम घरेलू सार्फिन से रजामंदी लेने के बाद उन्हें इनके घरों की छतों या करीबी अवामी मकाम पर सोलर पावर प्लांट लगाकर सहूलत दी जाएगी। कुटीर ज्योति योजना के तहत इंतहाई गरीब खानदानों के लिए सोलर पावर प्लांट्स लगाने का पूरा खर्च रियासती हुकूमत बर्दाश्त करेगी और बाकी के लिए भी हुकूमत मुनासिब मदद फराहम करेगी। इससे घरेलू सार्फिन को अब 125 यूनिट तक बिजली खर्च नहीं करनी पड़ेगी। साथ ही एक अंदाजे के मुताबिक रियासत में अगले 3 साल में 10,000 मेगावाट तक शमसी तवानाई दस्तयाब होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एनडीए सरकार, डबल इंजन की सरकार, जो बड़े निर्णय ले रहे हैं वो गरीबों के हित में ले रहे हैं। आपने देखा कि बिहार के मुख्यमंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गरीबों के लिए कितना बड़ा बड़ा फैसला लिए। आज 400 से 1100 सामाजिक सुरक्षा पेंशन, और अब तो समझिए 1 करोड़ 86 लाख उपभोक्ता को, घरेलू उपभोक्ता को बिजली में कितनी बड़ी राहत होगी। और उत्तर प्रदेश में गैर कानूनी तब्दीली के मामले में जलालुद्दीन उर्फ झांगुर के कई मकामात पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के छापे जारी हैं। आज सुबह 5 बजे से ईडी झांगुर के बलरामपुर से मुंबई तक के तमाम मकामात पर छापे मार रही है। इसमें बलरामपुर के 12 मकामात और मुंबई के 2 मकामात शामिल हैं। ख्याल रहे कि यूपीएटीएस ने झांगुर और उसके साथी नीतू उर्फ नसरीन को गिरफ्तार करके पूछताछ की, जिसमें कई अहम इंकशाफात हुए। एटीएस को नसरीन से पूछताछ के दौरान कई अहम मालूमात मिली थी, जिन्हें ईडी के साथ शेयर किया गया। ईडी ने इसी बुनियाद पर छापे मारे हैं। इस मामले के एक मुलजिम नवीन ने शहजाद शेख को 2 करोड़ रुपये मुंतकिल किए थे, जिसके बाद शहजाद शेख के बांद्रा और माहिम के रिहाइश गाहों पर छापे मारे गए। 100 करोड़ रुपये के लेन देन के साथ ही ईडी हवाला और गैर मुल्की खातों के मामले की भी जाँच कर रही है। जम्मू कश्मीर के बलाई इलाकों में मुसलसल ख़राब मौसम के दरमियान भारतीय फ़ौज ने एक बार फिर से अमरनाथ यात्रियों की ज़िंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इजहार किया है। लैंडस्लाइडिंग के दौरान इलाके में फंसे हुए तकरीबन 500 अक़ीदतमंदों को ख़ेमों में ठहराया गया। इसके अलावा मज़ीद 3000 अक़ीदतमंदों ने बरारी मार्ग और जेड मोड के दरमियान वाक़ई लंगरों में पनाह ली, जहाँ उन्हें ज़रूरी अशिया और खुराक फराहम की जा रही हैं। 16 जुलाई 2025 की शाम 7 बजे बरारी मार्ग और रायल पथरी के दरमियान जेड मोड़ पर मुसलसल बारिश की वजह से लैंडस्लाइडिंग हुई, जिसके नतीजे में यात्रा रुक गई और बड़ी तादाद में अक़ीदतमंद फंस गए। फ़ौरन बरारी मार्ग में तैनात फौजी दस्ते हरकत में आए। भारतीय फ़ौज की QRT टीमों ने ख़राब मौसम में बीमार अक़ीदतमंदों को तिब्बी इमदाद फराहम की। इलाके में तमाम अक़ीदतमंदों की हिफाजत को यकीनी बनाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। आलमी खबरों में इराक़ के मशरक़ी शहर अलकौत में एक हाइपर मार्केट में ज़बरदस्त आग लगने से 60 से ज़ायद अफराद हलाक और मुतअद्दिद लापता हो गए हैं। वीडियो में 5 मंजिला इमारत से आग के शोले और धुआं उठते दिखाया गया है। एक ऑफिसर ने बताया कि 59 लाशों की शिनाख्त कर ली गई है और एक लाश इतनी बुरी तरह से जली हुई है कि उसकी पहचान नहीं हो सकी। मज़ीद लाशें निकाली जा रही हैं। आग लगने की वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी। और इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।